हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। आप लोग को इससे पहले मैंने 3 लेक्चर हमने रेलवे के डिस्कस किए हैं और 3 लेक्चर में हमने जो है थोड़ा सा रेलवे का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है परमानेंट वे। फिर उसके बाद परमानेंट वे के हम पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो इससे पहले हमने रेल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे स्लीपर्स जो होते हैं उसका क्या रोल होता है, क्या क्या मटेरियल से बने होते हैं, फिर उनको होल्ड करने के लिए कौन कौन से फास्टनर्स होते हैं, स्लीपर को रेल को स्लीपर से होल्ड करने के लिए कौन कौन से फास्टनर इस्तेमाल करते होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हमारा स्लीपर्स एंड ट्रैक फास्टनर्स पे होगा। तो स्लीपर होता क्या है, जब भी हम रेल को ले डाउन करते हैं तो रेल को ले डाउन करते हैं स्लीपर के ऊपर। तो स्लीपर एक ऐसा मेंबर होता है जो कि रेल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ट्रांसफर डायरेक्शन में वो रहता है और ये क्या करता है, रेल को एक प्रॉपर गेज पे होल्ड करके रखता है और रेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम देखें तो क्या करता है, ये जो भी रेल पे लोड आता है, मूविंग हुई लोड, फिर रेल उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पॉइंट लोड में, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके किस पे बेचता है, स्लीपर पे। तो स्लीपर का काम करता है, लोड का ट्रांसफ़र करने के लिए भी स्लीपर का रोल होता है। तो हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं स्लीपर के। तो वन बाय वन इसमें जो हमने मेंशन कर रखे हैं, सबसे पहले बात करें तो दीज आर यूज टू होल्ड द रेल इन प्रॉपर गेज। कैसे कि अगर हमारा ये स्लीपर हुआ, ठीक है, और इस पे ये हमारी, सॉरी थोड़ा सा मैनेज करिएगा, अभी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गड़बड़ है। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो ये हमारे क्या, ये तो हमारा स्लीपर हो गया है, ये पोर्शन हमारा स्लीपर हो गया। और ये क्या कर रहा है, रेल को होल्ड करके रख रहा है इन प्रॉपर गेज। गेज क्या होता है इसका, इनर टू इनर फेस जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है गेज, राइट। तो ये क्या करता है कि जो भी रेल होता है उसको प्रॉपर गेज पे होल्ड करने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए, रेल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके बाद जो भी इस पे लोड आएगा, फिर ये लोड कहाँ जाएगा, स्लीपर पे। तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ द लोड फ्रॉम रेल टू बैलास्ट। इसके नीचे हमारा बैलास्ट होता है, इसके नीचे हमारा बैलास्ट होता है ना। ये हमारा यहाँ पे बैलास्ट होता है। तो ये क्या करता है कि रेल का जो लोड होता है, रेल पे जो भी लोड आता है वो स्लीपर जो है ट्रांसफ़र करता है किस पे, बैलास्ट में, ठीक है। तो लोड ट्रांसफ़र का काम करता है और ये टू प्रोवाइड द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी टू द रेल। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है कि देखिए, जब भी रेल को यहाँ पे फास्टनर से हम होल्ड करा देते हैं स्लीपर पे, ये क्या करता है, इसको होल्ड करता है। एक तो लेटरल मोमेंट इधर और इधर रेल को नहीं जाने देगा, साथ में लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में भी रेल को नहीं जाने देगा। जब जो हमने डिस्कस किया था कि क्रीप एक ऐसा डिफेक्ट होता है रेल में कि जो कि लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण होता है। रेल के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण कौन सा डिफेक्ट जनरेट होता है, क्रीप। तो ये लेटरली भी फिक्स रखता है और लॉन्गिट्यूडिनली भी फिक्स रखने में हेल्प करता है रेल को। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द टिल्टिंग। अब क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि हम कोनिंग देते हैं, कोनिंग, सॉरी इसमें थोड़ा से एक मिनट, आप लोग को हम कोनिंग भी बताते हैं। कोनिंग के लिए आप हमारा पिछला लेक्चर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, रेल के जो पहिए होते हैं उनको फ्लैट ना बना के हम एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, कोन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें वो सेल्फ या ऑटो जो है
स्ट्रेट पाथ में चलने के लिए कैपेबल हो जाता है। उसका क्या मैकेनिज्म होता है मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है उस चीज़ को, और लास्ट के क्वेश्चन वाले सेक्शन में भी मैंने डिस्कस किया, और जब हमने कोनिंग का कॉन्सेप्ट देखा था तब भी मैंने डिस्कस किया। तो अगर आप लोग को देखना है, समझना है उसके बारे में, तो प्लीज़ आप पुराने लेक्चर को रिफ़र करिएगा। तो ये क्या करता है, अब उसमें जब भी हम कोनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो एक एंगल पे हम व्हील का जो भी फ्लैंज होता है उस पर एक एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन देने के लिए हम रेल को भी एंगल प्रोवाइड करते हैं। अब रेल को जो एंगल प्रोवाइड करते हैं, अब रेल को तो ऐसा है नहीं कि हमने रेल भी उसी टाइप की बनाना है कि नहीं वो स्लोप में हो जाए। रेल तो हम एक फिक्स क्रॉस सेक्शन होता है फ्लैट फुटेड रेल का, और अगर हम उसको एंगल देते हैं तो वो स्लीपर के थ्रू देते हैं। तो स्लीपर में ही वो एंगल 1/20 प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर या फिर टिल्टिंग ऑफ रेल। तो स्लीपर का काम क्या रहता है, उसको रेल को एक एंगल पे ले डाउन कराना, और जिसको कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लीपर। अब स्लीपर का बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मली हम मटेरियल क्या क्या यूज होता है उसके बेसिस पे हम स्लीपर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, और भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जहाँ पे रेल का जॉइंट होता है, अगर जॉइंट को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्लीपर, तो उसको हमने पर्टिकुलर नाम दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके नीचे हम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, जब उसको बोलते हैं कि सपोर्टेड रेल जॉइंट नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, एक सस्पेंशन रेल जॉइंट के केस में हमारा कुछ एज जो है रेल का, कुछ एंड जो है जहाँ जो जॉइंटेड एंड होता है वो ओवरहैंग होता है एक पर्टिकुलर स्लीपर पे। तो जो साइड का स्लीपर जिस पे वो ओवरहैंग होता है उनको क्या बोलते हैं, शोल्डर स्लीपर। तो उस बेसिस पे भी हम जाके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो मटेरियल के बेसिस में क्लासीफाई कर रखा है, जो कि हम आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रॉडली इसको 3 तरह से हम डिफाइन करते हैं, 3 तरह के मटेरियल हम ये इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपना वुडन स्लीपर हो गया, फिर उसके बाद मेटल। अब मेटल में 2 हैं, एक कास्ट आयरन, एक स्टील स्लीपर। फिर इसके बाद कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट स्लीपर भी 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मली रेनफोर्स्ड और दूसरा होता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 3 प्रकार से, और अगर उसको हम इन डेप्थ देखेंगे तो फर्स्ट वन एंड 1 + 2 + 2 ऐसा टोटली 5 टाइप्स ऑफ ना, ऐसा टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, टोटली हम 5 टाइप में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखते हैं 1 बाय 1। टिम्बर और वुडन स्लीपर की बात करते हैं। तो टिम्बर और वुडन स्लीपर जो भी है इसको हम क्या रेलवे में इसको सबसे बेस्ट स्लीपर माना गया है। ये क्या होता है कि जो वुडन होता है नॉर्मली टीक और सॉल और टीक वुड हम प्रीफर करते हैं अपने वुडन स्लीपर को बनाने के लिए। तो ये क्या होता है कि इसको परफेक्ट किस लिए माना जाता है वो भी हम डिस्कस कर रखे हैं कि ये जो है एक तो इसकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो वेरी लेस होती है, फिर उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। फिर इसमें जब इसके ऊपर से जब लोड गुजरता है, ट्रेन गुजरती है, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जो शॉक क्रिएट होते हैं, उसका बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा ही मटेरियल होता है शॉक और वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर इसमें जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है जब लोड आता है, ट्रेन गुजरती है, तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है वो भी बहुत कम डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद इसका वेट बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से इसको ले करना फिर या रीले करना, इसकी पैकिंग मतलब जो बैलास्ट हम इसके साइड में बैलास्ट फिल करते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग, या फिर इसको उठाना ले जाना एक दूसरे जगह पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं। फिर इसके बाद जो इसका मटेरियल होता है वो क्या होता है, साल और टीक जो ट्री होते हैं उसकी लकड़ी से ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने देखा क्या था कि ये वेट में हल्का होता है, शॉक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत कम रहती है। तो ये सारे थे इसके एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये क्या करता है कि वुड होता है। अब वुड में हम नॉर्मली जानते क्या है कि वुड अगर लॉन्ग टर्म के लिए वेदर में ओपन पड़ा हुआ है तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट जनरेट हो जाएंगे टाइम के पास होते हुए, क्योंकि क्या होगा कि वो कंटिन्यू रेन से अपना वाटर को कांटेक्ट में आएगी, फिर उसके बाद जब वो ड्राई होगी तो जब कंटिन्यूसली वेट एंड ड्राई प्रोसेस होता रहता है तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं उसकी वजह से ही। तो इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं? फर्स्ट वन, इसमें वियर। फिर हम बात करें तो डीके हो जाता है इस चीज़ का, लकड़ी का। फिर अटैक ऑफ वाइट एंट का अटैक हो जाता है इस पर। या फिर स्पाइक किलिंग। अब स्पाइक किलिंग क्या होता है? स्पाइक किलिंग होता है अगर ये हमारा बात करें कि स्लीपर है, ठीक है, ये हमारे स्लीपर है। अब इसमें अगर हम जब रेल फिक्स करते हैं तो एक यहाँ पे हम स्पाइक से रेल को फिक्स करते हैं। स्पाइक बार बार हम स्पाइक यूज करते हैं। जब वो स्पाइक हम यूज करते हैं रेल को होल्ड करने के लिए स्लीपर से, तब क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल सी किसी लकड़ी में एक बार कील गाड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर फिर से वो कील निकल आती है, फिर हमने क्या किया, उसको फोर्स अप्लाई करके, इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करके हैमर के थ्रू फिर से हमने उस कील को गाड़ दिया। अब जब बार बार वो कील गड़ेगी उसी प्लेस पे तो वो क्या हो जाता है, वहाँ का जो मटेरियल होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी थी इनिशियल स्टेज में, कील को होल्ड करने की कैपेसिटी जो लकड़ी के अंदर थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो सेम इसमें भी यही होता है कि जो रेल इसके ऊपर हम ले डाउन करते हैं उसको हम जो होल्ड करते हैं किसके थ्रू, स्पाइक के थ्रू, उसको बोलते हैं डॉग स्पाइक या स्क्रू स्पाइक बोलते हैं। तो डॉग जो स्पाइक होता है वो नॉर्मली क्या करते हैं, एक कील की तरह ही होता है, उसको हम फिक्स करते हैं और हैमर से हम फोर्स लगा के उसको गाड़ देते हैं। अब जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होते हैं जिसकी वजह से स्पाइक फिर से वो निकल आता है बाहर। फिर हम मेंटेनेंस करते हैं उसका हैमर से, फिर हम उसको फिर से गाड़ देते हैं, फिर वो निकलता है, फिर गाड़ते हैं, फिर निकलता है, फिर गाड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उस पोर्शन की जो लकड़ी होती है, उस पोर्शन का जो वुड होता है, उसके फाइबर्स कंप्रेस हो जाते हैं। जब कंप्रेस हो जाते हैं तो अब वो स्पाइक को होल्ड करने की कैपेबिलिटी उनमें ख़त्म हो जाती है। तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्पाइक किलिंग स्लीपर। ठीक है, स्पाइक किलिंग आपको समझ में है। अभी और क्या होगा, जब भी वेट होता है, वेट होने के बाद ड्राई होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वार्पिंग जनरेट हो जाता है, फिर उसके फाइबर्स में क्रैकिंग आ जाते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट जो है हमारे वुडन स्लीपर में होते हैं। और इस हिसाब से जब इसकी बात करते हैं कि तो इसकी मिनिमम जो लाइफ बनती है वो कितनी होती है, 12 से 15 साल। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसकी लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। 12 से 15 साल तक ही ये यूज़ के लायक होती है। और फिर उसके बाद अगर इसकी लाइफ हमको बढ़ाना है, ये जब भी हम इस्तेमाल करते हैं इस लकड़ी को या वुडन स्लीपर को, तो उसके पहले इसको हम इसकी लाइफ इन्हेंस करने के लिए क्रियोसॉटिंग या बर्नटाइजिंग जो है हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि ZnCl जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन जो होता है उसको हम अप्लाई करते हैं इसकी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए। ये हम देख सकते हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल के सिलेबस में भी देख सकते हैं कि कैसे हम जो है वुड की लाइफ को इन्हेंस करते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम सॉल्यूशंस। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी हम वुडन स्लीपर हम ले डाउन करते हैं तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसकी CSI वैल्यू। CSI की मतलब कि कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वैल्यू। तो अगर कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वैल्यू उसकी हाई हुई तभी हम उस चीज़ को हम एज ए स्लीपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो होता क्या है वो हमने नेक्स्ट हम उसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। कंपोजिट जो स्लीपर इंडेक्स होता है वो दो चीज़ से
मिलके बना होता है। एक तो स्ट्रेंथ इंडेक्स और दूसरा हार्डनेस इंडेक्स। ये वैल्यू जो होती हैं 12% मॉइस्चर कंटेंट पे जो स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ द वुड होती है और जो हार्डनेस ऑफ वुड एट 12% मॉइस्चर कंटेंट, उसको लेते हुए हम CSI कैलकुलेट करते हैं। तो CSI इक्वल टू S + 10H अपॉन टोटल का अपॉन 20। तो ये हम इस तरह से हमारा क्या निकल के आता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकल के आता है। और ये वैल्यू जितना हाई होगा उतना बेटर होगा हमारा वुड स्लीपर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे चेक स्लीपर। अब चेक स्लीपर क्या होता है कि अभी हमने बात किया कि स्पाइक किल्ड, तो स्पाइक किल्ड मान लिया हमारा ये स्लीपर है, ओके, ये हमारा स्लीपर है। ओके, ये स्लीपर है। अब इसका इस पे यहाँ से हमारी रेल गुजर रही है, इधर से हमारी रेल गुजर रही है, ओके, ये पोर्शन हमारा रेल गुजर रहा है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, हम जो स्पाइक होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, टाइम के साथ जब इसमें कंटिन्यूस स्पाइक बाहर आती है फिर उसको हम इंसर्ट करते हैं, तो इससे ये वाला पोर्शन क्या होता है, यहाँ का फाइबर कंप्रेस हो जाता है और स्पाइक को होल्ड करने की कैपेसिटी यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। तो ये पोर्शन कहलाता है स्पाइक किल्ड पोर्शन। तो अब स्पाइक किल्ड वाले पोर्शन को अगर हम हटा दें दोनों साइड से, तो ये बीच का हमारा ये वुड हमारी सेफ है, ये इतनी वुड हमारी सेफ है। तो इस वुड के पीस को हम कट कर लेते हैं, ठीक है, इस वुड के पीस को हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कट होने के बाद निकला है। सेम अगर हम दो पीस इस प्रकार के ले लेते हैं, ठीक है, दो पीस अगर हम ले लेते हैं, अभी इस वाले पोर्शन में स्पाइक को होल्ड करने की कैपेसिटी भी है और स्ट्रेंथ भी इनफ है। अगर ऐसे ही अगर दो पीस हम ले लेते हैं सेफ जोन की लकड़ी को, तो फिर उसके बाद अगर इसको हम टाई बार से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो अभी क्या हो गया, ये स्लीपर की तरह इस्तेमाल हो सकती है। अभी इस पर हम रेल को ले डाउन कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे हम आप स्लीपर को होल्ड करके रख सकते हैं, सॉरी रेल को होल्ड करके रख सकते हैं। तो स्पाइक किल्ड स्लीपर का जो यूजफुल पार्ट होगा उसको लेते हुए हम टाई बार के थ्रू, इसको हम बोलते हैं टाई बार, इसको हम बोलते हैं टाई बार। ओके, टाई बार के थ्रू दो ऐसे ही यूजफुल पोर्शन को कनेक्ट कर देते हैं और जिससे हमारी एक स्लीपर जनरेट हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम चेक स्लीपर। ओके, समझ में आया? चेक स्लीपर हम इसको बोलते हैं। और इसको हम अब इसमें देख लीजिए कि ये पूरा पोर्शन तो होता नहीं है, इसका बीच का पोर्शन गायब है, इसको हम टाई बार से कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये हमारे नॉर्मल जो रनिंग ट्रैफिक होता है उसको होल्ड कर, उसको जो है उसका लोड बियर करने के कैपेबल नहीं होते हैं। तो इसको हम नॉर्मली हम स्टेशन यार्ड में यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत स्लो ट्रैफिक होता है, नॉर्मल मूवमेंट होता है ट्रेन का, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे मेटल स्लीपर के बारे में। मेटल स्लीपर क्या होता है? कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर। अब इन दोनों में भी अगर कंपेयर करते हैं तो कास्ट आयरन जो स्लीपर होता है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू स्टील स्लीपर। क्यों? कास्ट आयरन की जो कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है, कोरोजन को रेजिस्ट करने की जो क्षमता होती है वो बेटर होती है इन कंपैरिजन टू स्टील आयरन। तो इसको हम ज़्यादा प्रेफर करता है और इसकी जो लाइफ होती है 30 से 50 साल होती है। इसकी लाइफ कितनी होती है? 30 to 50 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसी भी प्रकार के लिए जो बैलास्ट होते हैं, मतलब बैलास्ट के भी टाइप होते हैं। अभी बैलास्ट के बारे में जब हम आएंगे तो बात करेंगे, फिर भी हम यहाँ बता दें आपको। तो बैलास्ट हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ब्रोकन स्टोन, फिर ब्रोकन ब्रिक, फिर हम सैंड या कंकर। तो ये सारे टाइप होते हैं
ये जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन लोड के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल के अकॉर्डिंग भी हम चेक करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैलास्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कास्ट आयरन का स्लीपर होता है ये सारे सब तरह के बैलास्ट के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इट गिव्स द बेटर लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है। ठीक है, तो लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल मतलब कि रेल को लेटरली भी नहीं जाने देगा कहीं पे, और लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन में भी नहीं जाने देगा, मतलब ये रेल को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, फिर इसके बाद इन दिस ओवरऑल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। अब कैसे, वो हम आगे देखेंगे कि इसमें जो भी इन दिस ओवरऑल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी हमारा क्या है, लो रहता है। वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे कैसे। ठीक है, कुछ इसके टाइप होते हैं वो हमने पॉइंट आउट कर रखे हैं कैसे। फर्स्ट वन की अगर बात करते हैं, पॉट और बॉल स्लीपर, फिर उसके बाद प्लेट स्लीपर्स, बॉक्स स्लीपर्स, CST9 स्लीपर्स, बॉक्स स्लीपर जो कि अभी एकदम से ऑब्सोलेट हो चुके हैं, फिर CST9 स्लीपर और डुप्लेक्स स्लीपर। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं, वो CST9 स्लीपर है। उसको हम देखेंगे क्या होता है CST9 स्लीपर। उससे पहले हम कास्ट आयरन स्लीपर के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है इज हाई बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फास्टनर्स आर रिक्वायर्ड। इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, इसमें एक चीज़ हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इन दिस ओवरऑल कॉस्ट एंड कॉस्ट मेंटेनेंस इज़ लो। तो इस पॉइंट को अभी हम आपको होल्ड करके ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो भी इनिशियल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, हाई हो रहता है। इनिशियल कॉस्ट तो इसका हाई होता है, क्यों? क्योंकि जब कास्ट आयरन स्लीपर की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी फास्टनर्स इस्तेमाल होते हैं उसके नंबर्स ज़्यादा होते हैं। देखेंगे भी जो CST9 स्लीपर है उसमें कई प्रकार के हम फास्टनर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी फास्टनर्स होते हैं उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, उससे कास्ट हमारी इनिशियल कास्ट बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद डू नॉट प्रोवाइड द इलास्टिक बेड, ये इलास्टिक बेड प्रोवाइड नहीं करता है। फिर इसके बाद नॉट सुटेबल पर ट्रैक सर्किटिंग। अब ट्रैक सर्किटिंग, हाँ, इससे पहले हम ये भी आपको बता दें कि ट्रैक सर्किटिंग होता क्या है। ट्रैक सर्किटिंग क्या होता है कि जब रेल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तब हम अगर स्टेशन पे बैठे बैठे ये पता कर ले कि हमारी ट्रेन किस लोकेशन पे अभी है, या फिर एक ही रेल पे या एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो उनकी पोजीशन जो हम पता करते हैं वो किसके थ्रू पता करते हैं, ट्रैक सर्किटिंग के थ्रू। ठीक है, उसमें एक हम उसको डिटेल में तो बाद में हम जानेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें, उसमें मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम प्रोवाइड करते हैं, फिर उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रेल की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो वो होता है ट्रैक सर्किटिंग। अब अगर हम कास्ट आयरन की स्लीपर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है उसमें, तो वो तो कास्ट आयरन के थ्रू जो है कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। अर्थ में तो अगर अर्थ में चली गई तो हमारा जो सर्किटिंग होता है वो फेल हो जाता है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे हमने देखा है कि जब भी अगर किसी पोल पे या जब किसी पोल पे हम लाइट या जो इलेक्ट्रिक वायर लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम अर्थ प्रोवाइड करते हैं। तो अर्थ क्या करते हैं हम कि एक तार को ले जाके हम सीधा ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक अर्थिंग प्रोवाइड होती है, या फिर अगर एक्स्ट्रा जो है वोल्टेज आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या होगा, उसी तार के थ्रू वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर हम कास्ट आयरन का या स्टील स्लीपर हम अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो भी हम लाइट अपने पर्पस के लिए फ्लो कराते हैं तो वो पर्पस के लिए फ्लो ना हो के उसी का स्लीपर के थ्रू क्या होता है, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हमारा पर्पस फेल नहीं हो पाता। तो ये ट्रैक सर्किटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, फिर देखेंगे CST9 स्लीपर। अब CST9
CST का कुछ ना कुछ मतलब होता होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9। सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9 स्लीपर का नाम होता है। ठीक है, ये जो भी इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके वो एक जो स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ट्रैक स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा एक ये स्टैंडर्डाइज किया गया है और आर इन यूज सिंस लास्ट 30 ईयर्स, लास्ट 30 सालों से ये यूज में है। ओके, और ये 130 किलोमीटर पर घंटे प्रति घंटे के स्पीड से अगर ट्रेन रन कर रही है तो उसके लिए ये स्लीपर कैपेबल है। फिर हम बात करेंगे स्टील स्लीपर के बारे में। तो स्टील स्लीपर्स आर इन्वर्टेड चैनल। ये एक तरह का, देखिए हम फिगर में भी देख सकते हैं, क्या है ये, एक चैनल था, चैनल का हमने क्या किया, जो इंड पोर्शन था उसको हमने बेंड करा दिया, इंड पोर्शन को हमने क्या किया, बेंड करा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्वर्टेड चैनल होते हैं विद फोल्डेड एंड्स। ओके, व्हेन प्लेस्ड ऑन द बैलास्ट इट टेक्स ग्रिप। जब भी बैलास्ट के ऊपर ये प्लेस किए जाते हैं तो बैलास्ट इसके अंदर यहाँ पे फिल हो जाती है और एक तरह से क्या यहाँ पे एक ग्रिप जनरेट करते हैं जिससे लेटरली या लॉन्गिट्यूडनली हमारा स्टेबनेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे ट्रैक को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीट स्लीपर की। तो कंक्रीट स्लीपर फिगर में हम देख भी सकते हैं कि ये हमारा कंक्रीट स्लीपर है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा नॉर्मल सा रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लीपर और दूसरा होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। अब देखते हैं कि भाई ये रूल में आया कैसे, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो रूल में कैसे आया, सबसे पहले ये हम जब वुडन स्लीपर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम ट्री को काटते हैं, ट्री को काटने के बाद उसको स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसमें सॉल्यूशंस अप्लाई करने होते हैं उसके लाइफ को इनहेंस करने के लिए, तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है। उसको फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए उस वुड को जो है होल्ड करके रखना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को के इजाद के लिए कंक्रीट स्लीपर रोल में आया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जो कंक्रीट स्लीपर होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो सबसे पहले क्वालिटीज़ का मतलब उसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम वन बाई वन देखते हैं कि क्यों आया तो था, किस वजह से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ये रुक गया। हमारे इंडियन रेलवे में अभी यही नॉर्मली यूज भी हो रहा है। ये है जो भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनके लिए भी कैपेबल होता है। हमने देखा स्टील कितना स्टील स्लीपर जो है 130 किलोमीटर पर आवर के लिए यूज होता है, बट ये हमारा हाई स्पीड जो अभी हम 160 या इसके अबव भी बात कर रहे हैं तो ये कंक्रीट स्लीपर कैपेबल होगा उसके लिए। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहले फ्री फ्रॉम नेचुरल डिके, इसमें कोई किसी भी प्रकार का नेचुरल डिके नहीं होता है। कंटिन्यू वेट एंड ड्राई प्रोसेस भी आए इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि वेदरिंग एक्शन से इसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाते हैं या वार्पिंग हो जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद नो डिफ़िकल्टी इन ट्रैक सर्किटिंग। अब ट्रैक सर्किटिंग में डिफ़िकल्टी किस वजह से आ रही थी कि वो एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा था, स्टील और कास्ट आयरन, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इसकी वजह से अभी जहाँ भी हमको जितने एरिया हम कौन सा एरिया पकड़ेंगे, रेल का एरिया पकड़ेंगे, उसी में हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई करना रहता है ट्रैक सर्किटिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे अर्थिंग का कोई सीन आता नहीं और हमारा पर्पस फिल हो जाता है। तो ये ट्रैक सर्किटिंग के लिए बेस्ट होती है। फिर दीज स्लीपर्स हैव हायर ट्रैक मॉडल्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि इट कैन बियर हैवी शॉक एंड वाइब्रेशन। फिर उसके बाद बात करें तो कंक्रीट स्लीपर जो होते हैं विद इलास्टिक फास्टनिंग ऑफर एन आइडियल ट्रैक इन रिस्पेक्ट टू गेज एंड अलाइनमेंट। देखिए यहाँ पे हम इलास्टिक फास्टनर जो होगा उसके थ्रू हम रेल को होल्ड करके रखेंगे और ये प्रॉपर गेज मेंटेन करता है और लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल डायरेक्शन में दोनों हमारा प्रॉपर वे में फिक्स करके रखता है।
ओके, दे हैव लाइफ अराउंड 40 to 60 ईयर्स। देखिए अभी हम लास्ट जो भी बात किया तो उन सब से इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, उन सब से इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, 40 से 60 साल तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका वेट ही इसका एक डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम वुड स्लीपर की बारे में बात किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसका वेट बहुत कम था, जिसकी वजह से वो क्या था, उसको इजीली हम ले कर सकते थे, रीले कर सकते थे, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते थे। लेकिन ये क्या होता है, इस वुडन स्लीपर से 2 से 3 गुना ज़्यादा वेट होता है इसका। फिर इसको जब हम ले करते हैं, फिर उसके बाद हम पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग करते समय इसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो डैमेज हो जाता है, जो एज पोर्शन होता है, बॉटम एज पोर्शन होता है, वो डैमेज हो जाता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो स्क्रैप होली होती है वो तो सॉरी यहाँ पे ये हमारा स्क्रैप है। ओके, स्क्रैप वाली क्या होती है, इसकी 0 के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा हम देखें तो जो हमारा कंक्रीट जो इस्तेमाल होगा वो M55 और M60 का कंक्रीट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक चीज़ और है इसमें कि अगर किसी कारणवश अगर ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है, तो जब भी ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो उसमें बहुत ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक्ट करते हैं, जो कि हम उसके लिए हम डिज़ाइन भी नहीं करते इसको। ओके, क्योंकि हम प्रॉपर स्ट्रेट ट्रैक में तो हम नॉर्मली हम डिज़ाइन करते हैं कि उसमें वर्टिकल फोर्स आ जाएगा, इतना लेटरली फोर्स काम करेगा, उसके लिए हमारा कैपेबल होता है। लेकिन जब डिरेलमेंट होता है तो रेल की पहिया जो होती है, ट्रेन की जो पहिया होती है वो रेल को छोड़ के बाहर आ जाती है, तो उससे बहुत सारे ऐसे लेटरल फोर्सेस काम करते हैं जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। तो उस केस में जो कंक्रीट स्लीपर होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसकी स्क्रैप वाली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रैक फास्टनर्स की बात करेंगे। ट्रैक फास्टनर में 6 प्रकार के हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ट्रैक फास्टनर। सबसे पहले क्या है, फेस प्लेट है, फिर उसके बाद स्पाइक्स, फिर उसके बाद बोल्ट, कीज, चेयर और प्लेट्स। तो सबसे पहले बात करें फेस प्लेट का काम क्या होता है, जब 2 रेल को जोड़ा जाता है, जॉइंट दिया जाता है, तो उस जॉइंट पे हम फेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये है हमारे फेस प्लेट। ओके, ये हमारी फेस प्लेट, ये पोर्शन हमारा फेस प्लेट है, और इस पे जो बोल्ट लगे हुए हैं इसको फेस बोल्ट कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, स्पाइक क्या होता है कि रेल को बैटरी ऑन हो रखी है, 1 मिनट प्लीज। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि स्पाइक का क्या रोल रहता है कि वो रेल को, स्पाइक जो होते हैं रेल को होल्ड करके रखते हैं स्लीपर्स के साथ। ठीक है, अभी हम देखेंगे भी कि नेक्स्ट इमेज देखिए, इसमें डॉग स्पाइक और इसकी स्पाइक दे रखा है। इसमें ये वाला पोर्शन क्या करता है, जो रेल का फुट वाला जो फ्लैंज होता है उसको उसके साथ यहाँ पे ये रेल हो जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर से ये डॉग स्पाइक आ जाता है और इसको यहाँ पे एक फोर्स से होल्ड करके रखता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे चेयर की। चेयर क्या होता है, जब भी हम बुल हेडेड रेल यूज करते हैं, उस केस में हम चेयर इस्तेमाल करते हैं। चेयर का क्या काम रहता है कि बुल हेडेड रेल को
स्लीपर के साथ जोड़े रखने का काम रहता है। हम नेक्स्ट इमेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी है चेयर, ये पोर्शन जो है चेयर है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये हमारी बुल हेडेड रेल है। बुल हेडेड रेल को चेयर के थ्रू हम स्लीपर पे अटैच करके रखते हैं। ओके, चेयर भी आपने देख लिया। अब चेयर आर यूज टू होल्ड द बुल हेडेड रेल, और साइड चेयर एक होती है साइड चेयर, वो क्या करती है कि स्टॉक रेल और ट्रंक रेल को होल्ड करके रखती है। जब हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो साइड चेयर होती है वो क्या होती है। ओके, अभी हम देखेंगे बोल्ट के बारे में। तो बोल्ट क्या होता है, जो डॉग और हुक बोल्ट होते हैं आर यूज्ड वेयर द रेल्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द स्लीपर। सिंपल, जैसा हमने देखा कि डॉग स्पाइक जो होते हैं, सिमिलरली ये भी डॉग बोल्ट भी वैसे ही काम करता है, जो काम हमारा स्पाइक का काम रहता है। ओके, फिश बोल्ट जो होता है वो क्या करता है कि जो फिश प्लेट के साथ फिश बोल्ट इस्तेमाल में आता है, और इसमें कौन सा किस प्रकार का ट्रांसवर्स जो शेयर होता है वो बहुत हैवी होता है, उसको बियर करने के कैपेबल होते हैं फिश बोल्ट। ओके, फिर उसके बाद की बात करें। की क्या होता है, ये जो चेयर के बीच, चेयर तो ये वाला पोर्शन हो गया चेयर। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, रेल को रख दिया। अब ये केवल अगर रख देंगे तो ये प्रॉपर वे में ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं आती। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हमने क्या किया, एक वुडन पीस, ये वाला पोर्शन जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये वुडन पीस से क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके वुडन पीस के साथ इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, की जो होता है, की आर स्मॉल टेपर्ड पीस ऑफ द टिम्बर कोटेड विद स्लीपर, और दीज आर यूज टू फिक्स द रेल टू द चेयर ऑन मेटल स्लीपर। ओके, समझ में आया कि ये वाला पोर्शन क्या करता है, जो चेयर के ऊपर जब रेल रखी जाती है तो उसको फिक्स करने का काम करता है की। ओके, अब इसमें जो की का नाम है मॉर्गन की। मॉर्गन की कितना 18 सेंटीमीटर लंबी होती है, 18 सेंटीमीटर, और उसका जो टेपर्ड एक पोर्शन जो टेपर्ड रहता है 1/30 में टेपर्ड रहता है। तो ये इसकी जो लंबाई होती है वो 18 सेंटीमीटर होती है, और इसका ये पोर्शन जो टेपर्ड है वो 1/32। ओके, फिर इसके बाद ट्रैक फास्टनर में हम देखेंगे बियरिंग प्लेट। अब बियरिंग प्लेट क्या होता है कि जब भी वुडन स्लीपर के ऊपर रेल हम प्लेस करते हैं, तो अब रेल का तो जो नीचे फ्लैट पोर्शन जो रेल के स्लीपर के कांटेक्ट में आएगा उसका एरिया कम रहता है। अगर वो पोर्शन डायरेक्टली हम प्लेस कर देते हैं वुडन स्लीपर के ऊपर, तब क्या होगा कि एरिया कम हो जाएगा, स्ट्रेस जाएगा बढ़। जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या पंचिंग से एयर टाइप में डिफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्लेट इसके नीचे प्लेस करते हैं। अब प्लेट क्या काम करता है, रेल का लोड प्लेट पे आता है और वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उसके बाद वो स्लीपर पे जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, अभी स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। लोड उतना ही है लेकिन एरिया हमने बढ़ा दिया तो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बियरिंग प्लेट का काम क्या होता है कि लोड कमिंग फ्रॉम द रेल को ज़्यादा एरिया में स्प्रेड करके फिर उसके बाद स्लीपर में ट्रांसफ़र करना। और दूसरा क्या काम इसका रहता है, जब अभी इसके पहले हमने बात किया एजिंग क्या होता है कि जब रेल को हम थोड़ा सा टिल्ट कराते हैं तो उसके लिए हम स्लीपर में ही वो स्लोप प्रोवाइड करते हैं। अब स्लीपर को हम फ्लैट रख देते हैं, लेकिन चेयर की जब कास्टिंग करते हैं तो उसी चेयर कह रहे हैं बियरिंग प्लेट की जब हम कास्टिंग करते हैं तो बियरिंग प्लेट को हम 1/20 में स्लोप में ही कास्ट करते हैं। तो इससे हमको स्लीपर में एजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बाय
बियरिंग प्लेट इटसेल्फ ये कैपेबल हो जाता है उसको टिल्ट प्रोवाइड करने में। ओके, फिर उसके बाद हम बात करें स्लीपर स्पेसिंग या स्लीपर डेंसिटी। अब स्लीपर स्पेसिंग क्या होती है कि दो स्लीपर, अब जैसे ओके ये हमारी ट्रेन है, सॉरी ट्रैक है, ये हमारे स्लीपर्स हैं। ओके, तो दो एडजेसेंट स्लीपर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लीपर स्पेसिंग। ओके, तो दो एडजेसेंट स्लीपर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम स्लीपर स्पेसिंग बोलते हैं। अब इसकी जो स्लीपर स्पेसिंग को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कितनी होनी चाहिए, तो वो उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो काम करते हैं, वो हम देखेंगे बारी बारी से। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ रेल, रेल की जो स्ट्रेंथ होती है, फिर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन, नीचे का जो फाउंडेशन होती है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, फिर उसके बाद एक्सेल लोड, स्पीड और वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक, जो भी उस पर ट्रैफिक जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका लोड क्या है उस पर, फिर लोड कमिंग ऑन द रेल लगभग सेम है, एक्सेल लोड और लोड कमिंग ऑन द रेल। फिर उसके बाद द टाइप एंड डिज़ाइन ऑफ द स्लीपर, कौन सा हम स्लीपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद थिकनेस ऑफ बैलास्ट, बैलास्ट के नीचे जो थिकनेस है वो कितनी है, कम थिकनेस है तो हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करना पड़ेगा, या उसको पास में करना पड़ेगा। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद स्लीपर क्या होता है, स्लीपर प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी, स्लीपर क्या करता है, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि जितने नंबर्स ऑफ स्लीपर ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा लेटरल स्टेबिलिटी हमारे ट्रैक में आएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसा भी नहीं कि हम इतने नंबर्स ऑफ स्लीपर डाल दें कि लेटरल स्टेबिलिटी तो हमारी बहुत बन जा रही है लेकिन दूसरे प्रॉब्लम उनसे आकर हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि स्लीपर को हम बैलास्ट के साथ पैकिंग प्रोवाइड करते हैं। अब पैकिंग देने का, इस पैकिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए एक थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। स्लीपर के साइड में जो ये पत्थर हम डालते हैं, बैलास्ट भरते हैं, तो उसको फिल करने के समय हमारे पास थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर वो गैप नहीं होगा तो फिर हम ये पैकिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन प्रोवाइड करती है कि स्लीपर में थोड़ा सा गैप होना ही चाहिए। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्लीपर डेंसिटी की। स्लीपर डेंसिटी की तो एक रेल लेंथ के अंदर कह सकते हैं कि एक पूरी रेल में जितने नंबर ऑफ स्लीपर लगते हैं उसको बोल देते हैं स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में स्लीपर डेंसिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, m+3 से m+7। m क्या होती है, एक रेल की लंबाई। अब रेल की लंबाई हमने देखा था कि रेल की लंबाई कैसे होती है, जब ब्रॉड गेज की बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम 12.89 उसको अप्रॉक्सीमेट हम ले रहे थे 13 मीटर। ओके, 13 मीटर, और नैरो गेज पे हम कितना ले रहे थे, 12 मीटर। तो हम 13+3 से 13+7 तक हम अडॉप्ट करते हैं कि रेल का लोड, ट्रेन का लोड कितना है। जो भी अभी हमने इसके पहले हम डिसाइडिंग फैक्टर देखें उसके बेसिस पे m+3 से m+7 हम चूज करते हैं क्या रहेगा। अगर हमने m+3 लिया, ब्रॉड गेज के बारे में बात कर रहे हैं तो रेल लेंथ कितनी लेते हैं, 13 मीटर। ओके, अगर हमने स्लीपर डेंसिटी लिया m+3 तो कितने स्लीपर हो जाते हैं पर रेल लेंथ, 13+3, टोटल कितने हो जाएंगे, 16। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीपर डेंसिटी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ द स्लीपर। स्क्वायरिंग ऑफ द स्लीपर एक तरह का एक मेंटेनेंस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि स्क्वायरिंग ऑफ द स्लीपर्स में भी डिफाइंड होता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द बैलास्ट अंडर द स्लीपर। स्लीपर के नीचे जो बैलास्ट को एडजस्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्लीपर, स्क्वायरिंग ऑफ द स्लीपर। ये किस लिए किया जाता है, उसको जो है स्लीपर को पैरेलली प्लेस करने के लिए, स्लीपर को पैरेलली जो भी अगर दो डिफरेंट हैं या ऐसे करके, तो ये एक दूसरे के पैरेलल रहे और हमारा
इस जो भी ट्रैक स्ट्रेट वे में चल रहा था उसको बनाए रखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैलास्ट की जो पैकिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अंडर द स्लीपर टू स्पेस देम पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को कुछ तो समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर देखते हैं आप इसको तो आप कुछ कमेंट भी करिए अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं अभी इसमें कुछ सुधार की तो बहुत ज़रूरत है, बट आप लोग कुछ थोड़ा थोड़ा से आप अपना जो है अपना व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हमको बताइए, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा करके सुधार करते हैं। ओके, थैंक यू।